अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का जनाब आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान को जो है वो कल शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बॉलिंग के हवाले से जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अभी ये आगाज़ हुआ है और जिस तरह की पाकिस्तान की सूरत हाल लग रही है, लग नहीं रहा कि ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो जीतेंगे। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं और भी दीगर दिलचस्प खबरें हैं, वो भी एंड पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपनी राय आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कल वाले मैच के हवाले से। आगाज़ कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने जनाब पहले बैटिंग की और 320 रन जो है वो न्यूजीलैंड ने स्कोर कर दिए और 73 रन पे न्यूजीलैंड के जो है वो 3 आउट थे और तकरीबन 16 ओवर्स हो चुके थे और लग ये रहा था कि पाकिस्तान ने जो है वो होल्ड किया हुआ है पूरा मैच और लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो कम स्कोर के ऊपर न्यूजीलैंड को आउट करेगी और इससे जो है वो ईजिली चेज़ कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद विल यंग और टॉम लैथम के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप बिल्ड होती है और 191 रन के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड का चौथा खिलाड़ी आउट होता है। करते कराते न्यूजीलैंड जो है वो 320 रन स्कोर कर देती है और पाकिस्तान को जो है वो 321 रन का टारगेट दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग के लिए आती है। अच्छा, अब ये जेहन में रखेगा कि 8 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। जब 300 से ऊपर स्कोर होना तो 8 का रिक्वायर्ड रन रेट आपको चाहिए होता है स्कोर करने के लिए और आपने खेलना होता है। और इसका मतलब ये है कि आपको पहले 10 ओवर्स के अंदर जो है वो 80 रन स्कोर करने हैं। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि एक तो हमारे ओपनर इंजर्ड हो गए फ़खर जमान साहब और उनकी जगह जो है वो सऊद शकील ने ओपनिंग की, तो 8 रन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई और 22 रन के ऊपर जो है वो मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है वो भी आउट हो गए और मजमूई स्कोर हमारा 10 ओवर्स में जो है वो 22 रन था। हमें करना कितना था, 80 रन स्कोर करने थे मिनिमम, क्योंकि 8 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ हमने खेलना था। 320 रन जो है वो थोड़े नहीं थे, लेकिन 10 ओवर में जो है वो पाकिस्तानी टीम के 22 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट थे। बाबर आजम खड़े हुए थे और इसका मतलब ये था कि पिछले 40 ओवर्स के अंदर आप लोगों ने 300 रन बनाने हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये स्ट्रेटजी क्या थी या क्या सोच थी या क्या करने जा रहे थे ये लोग, कि जिस तरह से ये लोग खेल रहे थे पावर प्ले के अंदर। मोहम्मद रिजवान से अगर आप देख लें तो वो क्या स्ट्रेटजी लेकर आए थे या क्या सोच बना कर आए थे कि वो रोक रहे थे। सऊद शकील को देख लें, वो किस तरह से खेल रहे थे। पहले 5 ओवर्स में उन्होंने कुछ भी नहीं किया और एंड पे जाके वो जो है आउट हो गए। और उसके बाद जो इंजर्ड प्लेयर हैं जो कि हमारे ओपनर हैं फ़खर जमान, वो आए और उसके बाद जो है 69 रन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की तीसरी विकेट भी गिर गई और वो फ़खर जमान की सूरत में पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरी। बाबर आजम ने 64 रन स्कोर किए और जिस तरह से वो स्कोर किए इससे बेहतर था कि वो आउट हो जाते। कई जगह पे जो है अक्सर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुन रहा था कि वो समझ रहे थे कि इससे बेहतर था कि रिजवान की जगह पे जो है वो बाबर आजम आउट हो जाते। 90 बॉल्स के ऊपर जो है वो बाबर आजम ने 64 रन स्कोर किए। किसी एक मोमेंट के ऊपर ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच के अंदर है या पाकिस्तान इस मैच को जीतने जा रहा है या पाकिस्तान ये डिज़र्व करता है कि वो ये मैच जीत जाए। मतलब जिस तरह से इन्होंने खेला है, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, आप तीनों तरीके से किसी एक जगह पे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच डिज़र्व करता है कि वो ये मैच जीत जाए। बॉलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ साहब ने 10 ओवर में 83 रन दिए, लिटरली 83 रन दिए। आज की क्रिकेट में, आज के दौर में जहां बॉलर्स बुमराह जैसे बॉलर्स हैं और आज के दौर में हारिस रऊफ साहब ने जनाब 10 ओवर्स में जो है वो 83 रन दिए। आप यहां से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पता नहीं कहां पे खेल रहे थे ये। इतना तो टेप बॉल में स्कोर नहीं पड़ता जितना इनको कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ रहा है। मतलब लिटरली 10 ओवर में 83 रन, में हैरान हो रहा था। बाकी भी अगर आप देख लें तो खुशदिल शाह ने 7 ओवर में 40 रन दिए। शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमारे प्राइम बॉलर हैं, मतलब एक वक्त होता था शोएब अख्तर हो गए, वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, इनका एक डर होता था बैट्समैन के अंदर, इनका एक बाकायदा डर होता था। मतलब ये जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता था तो बैट्समैन को समझ नहीं आती थी कि बॉल जो है वो कहाँ से स्विंग हो रही है, कहाँ से अंदर आ रही है। लेकिन ये बॉलर्स के ये बॉलिंग कर रहे थे तो ये समझ रहे थे कि बैट्समैन ही कोई गलती करेगा और वो जो है वो विकेट देगा। शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर में 68 रन दिए। ये हमारे प्राइम बॉलर थे। मेरा ख्याल है कि इनका वो प्राइम टाइम अब चला गया है। ये वो जो कहते थे ना कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्राइम बॉलर है और पहले 5 ओवर्स में तो वो बांध के रखते हैं, लेकिन अब जो है वो ये मैं एक मैच की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ नहीं कह रहा। ये पिछले आप अगर ट्राई सीरीज़ भी उठा के देख लें तो यही सब कुछ हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी को इसी तरह से स्कोर्स पढ़ लें, शाहीन शाह अफरीदी को इसी तरह से रन्स पढ़ लें। मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि एक वक्त होता था हमारी बॉलिंग लाइनअप होती थी और एक डर होता था बैट्समैन के अंदर। मतलब पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया के सबसे ख़तरनाक बॉलिंग अटैक्स में शामिल था। और आज अब अगर आप देख लें
तो ये हमारा हाल है कि 10 ओवर में 80-80, 90-90 रन हमारे बॉलर्स को पड़ रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हम लोग जो है वो होम ग्राउंड के ऊपर ये मैचेस खेल रहे हैं। ये होम ग्राउंड है हमारा, और न्यूजीलैंड से जो है वो ये हमको पहली बार या दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार मुसलसल मैच आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकली जब बंदा 2 मैच हारता है ना एक ही टीम से, तो साइकोलॉजिकली बंदा तीसरा मैच मतलब दिमाग में ही हार गया होता है कि ये मैच भी हमने हार जाना है। चाहे आपका 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन अब तो 19-20 का फ़र्क नहीं रहा, अब तो 15-20 का फ़र्क रह गया होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तीसरा मैच मुसलसल आ रहा है न्यूजीलैंड से, और होम ग्राउंड पे लाहौर कराची में पाकिस्तान ये तीसरा मैच आ रहा है पिछले 1-2 हफ्ते के दरमियान। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई होगी और क्या इनकी सोच होगी। मैं बाबर को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब मैं एक हद से भी ज़्यादा बाबर को पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात की थी ना कि मुझे अब किंग ना कहा जाए, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे अब किंग जो है वो ना कहा जाए। मतलब आप एक साइड पे खड़े हुए और विकेटें गिर रही हैं और आप खड़े होकर देख रहे हैं और आपसे स्कोर नहीं किया जा रहा। आपके 7 बैट्समैन आके स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो फिर भी रोक रहे हैं और फिर भी आपसे स्कोर नहीं किया जा रहा। मतलब ये क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या मतलब आप क्या सोच के आए थे और क्या कर रहे थे आप। मुझे हैरानगी होती है कि इस टीम से हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीतेंगे। लेकिन अब भी आप रिजवान साहब की कैप्टनसी का अंदाज़ा लगा लें, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से जो है उनके रॉन्ग डिसीजंस आप देख लें। फ़खर जमान को तीसरे नंबर पर भेजना ही एक बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन था, और ये मैं नहीं, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि फ़खर जमान को जो है वो तीसरे नंबर पर नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन ये भी एक डिसीजन लिया गया, वो खुद भी है और वो रोक रोक कर एंड पे आउट होकर चले गए। मतलब वो क्या स्ट्रेटजी थी उनकी। लेकिन इस टीम में और मतलब अक्सर अब लोग कल से जब मैच आ रहे हैं, बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब टीम में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। बस कितनी को तब्दीलियाँ कर लेंगे आप? मैक्सिमम आप 3 तब्दीलियाँ कर लेंगे। आपकी जो टीम का किंग है वो कह रहा है मुझे किंग ना बुलाएं, उसके अलावा आप लोग किसको किंग बुलाएंगे? और कौन है टीम में जिसको आप तब्दील करके लाएंगे और कहेंगे कि जनाब ये जो है वो हमें मैच जितवाएगा? कौन लग रहा है आपके ख्याल में, कौन हो सकता है जो आपको मैच आके जितवा देगा? इस स्ट्रेटजी के साथ, इस सोच के साथ पाकिस्तानी टीम जो है वो कभी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकती। अगर इस सोच को बदलना होगा, ये वो पुराने दौर नहीं रहे कि पहले 10 ओवर जो है वो रोक के गेंद पुरानी कर ली और उसके बाद स्कोर करना चाहिए। अब जो है वो टीम्स आती हैं और वो आते साथ खेलने लग जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी वही पुरानी सोच है कि पहले 10 ओवर जो है वो रोका जाएगा, बॉल पुरानी होगी, फिर हम जो है वो स्कोर करेंगे। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पागल है और वो बेवकूफ़ है, वो फिर भी सपोर्ट करेगी इनको। अब आ जाए ज़रा संडे वाले मैच के ऊपर। ज़ाहिर बात है मोहम्मद रिजवान जो है वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही, तो हमें पहले ही बता दें कि हमने संडे वाला मैच देखना है या नहीं देखना। अगर तो आपने इसी तरह की परफॉर्मेंस देखनी है तो हमें पहले बता दें, तो हम लोग जो है वो मैच नहीं देखेंगे। एक तो मैच भी संडे वाले दिन है और अवाम उस दिन वैसे भी छुट्टी का दिन होता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपको फिर भी सपोर्ट करेगी। हम लोग पागल है ना, हम लोग पागल हैं, हम लोग आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ के लोगों को क्रिकेट से इतनी दिलचस्पी है या वो क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं या माजी में क्रिकेट ने इनको इतनी खुशियाँ दी हैं कि वो क्रिकेट को जो है वो फिर भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप जो है वो हमें पहले ही बता दें कि अगर इसी स्ट्रेटजी से आपने जाना है, इसी सोच को जहन में आपने रख के जाना है, तो फिर आप लोग हमें पहले बता दें कि हम लोग जो है वो मैच नहीं देखेंगे। अमेरिका का जो दौरा था, जो वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ था, उसको जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी मुश्किल से भूली है। लेकिन अगर अब भी यही सब कुछ हुआ ना, तो इस बार जो है वो आपको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। आपकी सोच से भी ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। आप लोग जो है वो असल काम छोड़कर दूसरे कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। आप लोगों से एड्स करवा लिए जाएँ, आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि डाटा कितना चाहिए, आप लोग ये बता सकते हैं कि टायर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग ऐसे सुपरस्टार्स का हमने क्या करना है जो ये चीज़ें बता रहे हैं, जिनका जो असल काम है वो हमें वो नहीं बता रहे, लेकिन दूसरे कामों में जो कि काम नहीं है वो हमें बता रहे हैं कि जनाब आपको डाटा कितना चाहिए होगा, आपको टायर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। उन कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की कल रात की परफॉर्मेंस थी, इसके बाद जो है वो इंडियन टीम भी ये कह रही होगी कि जनाब इस टीम से तो जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब जिस तरह की आप लोगों की हालत लग रही है, हमें बॉलिंग देख लें, आप लोग बैटिंग देख लें, आप लोग अपनी स्ट्रेटजी देख लें, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी आप लोगों के पास। मतलब कैसे खेलना है कोई आपके जेहन में नहीं था। 8 के रन रेट से हमने स्कोर करना है, आप लोग सिर्फ आके रोक रहे थे और आउट होते जा रहे थे सारे। फिर भी हम तो दुआ ही करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है और हमें उम्मीदें ही हैं कि अभी तो आगाज़ हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन उम्मीद और दुआ है कि आगे चल के आप लोग जो है वो कामयाबियाँ समेटेंगे। इसके अलावा जनाब कुछ सियासत की तरफ भी थोड़ी सी खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और सियासत के मैदान में जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़राए आज़म नज़ीर तारड़, अहमद ख़ान अटारनी जनरल,
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में दौरे को भी सराहा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत को सराहा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से उन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की, जबकि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली हैं। इसके अलावा जनाब एक और जो खबर कन्फर्म हुई है, हमने पिछले ब्लॉग में भी बात की थी, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने जनाब अदालती तलबी के बाद जो है वो इमरान खान साहब की उनकी एहलिया बुशरा बीबी से जो है वो मुलाकात करवा दी है। पिछले कई दिनों से उनके वकला की जानिब से कहा जा रहा था कि जनाब उनकी जो है बुशरा बीबी जो उनकी एहलिया उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो कल जो है वो ये मुलाकात हुई है और फैसल चौधरी साहब ने भी इस मुलाकात की जो है वो तस्दीक कर दी है। इसके अलावा जनाब PTI जो है वो एक जलसा करने जा रही है और ये जलसा जो है वो 22 मार्च को इसकी दरख्वास्त दी गई है और मीनार पाकिस्तान के लिए इसकी दरख्वास्त दी गई है और कहा यह गया है कि जनाब 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान के मौके पर 22 मार्च को पुरअमन जलसे की इजाज़त दी जाए। पुरअमन जलसा करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक़ है। तो अकमल खान बारी ने डिप्टी कमिश्नर को ये दरख्वास्त दी और इसमें उन्होंने कहा है कि जी वो 22 मार्च को पुरअमन जलसा करेंगे और जलसे का मकसद 23 मार्च के नज़रिए को फ़रोग़ देना है। अब इससे पहले जब 8 फरवरी के लिए PTI ने इजाज़त मांगी थी जलसे के लिए, तो तब तो उनको नहीं दी गई थी। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब लॉर्ड विलियम हैग ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चांसलर के तौर पर हलफ उठा लिया है। लॉर्ड हैग ने कहा है कि वो इस ओहदे को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ समझते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज विलियम हैग ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर हलफ उठाया है। लॉर्ड हैग यूनिवर्सिटी की तारीख में 160वें चांसलर होंगे। वो लॉर्ड पेटन ऑफ हॉर्न्स की जगह लेंगे, जिन्होंने फरवरी 2024 में अपने ओहदे से सबदोश होने का ऐलान किया था। ये वही ओहदा है जिसके लिए इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी तगोदो की जा रही थी, बल्कि उनकी पार्टी की जानिब से जो है वो बड़ी तगोदो की जा रही थी। इसके अलावा जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया है और इसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो कल हुई थी और 27 इलेक्ट्रिक बसें जो है उन्होंने कहा कि जी लाहौर आ चुकी हैं, जो कि आज से लाहौर की सड़कों के ऊपर रवां दवा होंगी। उन्होंने कहा है कि ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पैसे दे रहे हैं और मरीम नवाज़ खर्च कर रही हैं। मैंने किसी एक सूबे के लिए भी शहबाज शरीफ से पैसे नहीं मांगे, हर सूबा विफाक से पैसे मांगता है, हमने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हाजरीन से पूछा कि कौन है जिसने पाकिस्तान में फ़साद की सियासत का आगाज़ किया, तो वहाँ पर जो बैठे हुए हाजरीन थे उन्होंने कहा कि इमरान खान। मरीम नवाज़ ने कहा नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आज वो सज़ा भुगत रहे हैं। मैं सुबह से शाम तक पंजाब की खिदमत कर रही हूँ। PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। मुल्क पर हमला करने का ज़िबा किस पर लगा, नाम नहीं ले लेना लेकिन नाम तो आता है। अच्छा, ये जो इन्होंने बातें की ना, ठीक है, ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल अगर लाहौर की सिचुएशन के ऊपर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक जो बसें हैं ये किसी हद तक जो है बड़ा अच्छा इक़दाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाहौर में जो है वो स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है और पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो किसी हद तक जो है ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं इनके इस इक़दाम को जो है वो सराहता हूँ कि किसी हद तक जो है वो स्मोक में कमी आएगी और पोल्यूशन में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि ये भी हो कि ये बसें जो हैं वो ये स्टैंडर्ड की भी हों, ये ना हो ये 1 साल बाद जवाब दे जाएँ, क्योंकि होता है ना ऐसे, जब आप इस तरह की चीज़ें लाते हैं या उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आमतौर पर वो ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बसें जो है वो स्टैंडर्ड की हों और पायदार हों और लाइफ टाइम चलें, तो इससे जो है वो लाहौर के जो आबो हवा है उसमें बड़ी तब्दीली आएगी और मौसम में बड़ी तब्दीली आएगी। जो स्मोक की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए आती है वो भी हमें जो है उस मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।